हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन है उसका आपके पार्ट 3 में अब आप पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, इसमें हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू गेज आपका एक ऐसा अपैरेटस है जो स्मॉल लेंथ किसी भी शीट का आपका थिकनेस फाइंड करने में हेल्प करता है, या फिर अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है किसी का, क्लियर, डायमीटर हमें वायर का फाइंड करना है, एक पेन हो गया, पेंसिल हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डायमीटर निकालना है, ओके, देन वी विल यूज स्क्रू गेज। ये आपका लेबोरेटरी में यूज होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्रू गेज। अब देखिए, नाम से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। स्क्रू गेज, स्क्रू यानी जिस तरह से आपको जो स्क्रू आप वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में या किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में अगर स्क्रू लगा होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, स्क्रू को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं, क्लियर। तो ये स्क्रू गेज भी आपका उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्क्रू गेज। It is used to measure extremely small length such as thickness of a thin glass sheet, mica sheet or the diameter of a thin wire up to 0.01 millimeter or even less. ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के थिकनेस को या उसके डायमीटर को फाइंड करने में हेल्प होता है स्क्रू गेज। नाउ प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। It works on the principle of screw. अब आप ये डायग्राम देखिए। This is the diagram of screw gauge. Okay? It consists of, see the diagram. It consists of U-shaped frame. This is U-shaped frame F of gun metal. ये गन मेटल जो होता है उस ऑब्जेक्ट से ये बना हुआ है। ये U शेप में है। Okay? And this is P. P is a metal plug. It is called stud. S-T-U-D, stud. P is a metal plug called stud. Opposite to P there is S which is inside the tubular hub, inside this tubular hub, okay, inside this tubular hub T, and R is the ratchet. It prevents the screw gauge for over tightening. It prevents the screw gauge for over tightening. अब आप सोच रहे होंगे कि इस अपैरेटस से कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस या किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो P है और ये आपका जो Q है, इनके बीच में आप ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे। ये ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस रैशेट। ये रैशेट आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइटन, ओवर टाइटन नहीं होने देगा, और जब ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा उसके बाद हम, ये हमारा जो M है, दिस इज द मेन स्केल रीडिंग एंड दिस CS इज द सर्कुलर स्केल डिवीजन। जिस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल डिवीजन पढ़ा था और वर्नियर स्केल डिवीजन पढ़ा था, सेम हम वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे मेन स्केल है और सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल, ओके। तो जब हम ऑब्जेक्ट फिक्स कर देंगे, सबसे पहले हमें निकालना है पिच। पिच क्या होता है? पिच इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस through which the screw moves forward or backward parallel to its axis when one complete rotation is given to the screw. When one complete rotation is given to the screw. Okay? Now for calculating P. अब पिच हमें कैलकुलेट करने के लिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट P और Q के बीच में ऑब्जेक्ट जब हम फिक्स करते हैं, इस तरह से फिक्स करेंगे और हम यहाँ रैशेट से इसको रोटेट करेंगे कि आप देखिए, ये जो आपका रेफरेंस लाइन है, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन हमारा सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड होना चाहिए। जीरो स्केल के सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड होना चाहिए। तब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर पूरा इसको फिक्स करने में जितना रोटेशन लग रहा है वो रोटेशन हम काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन इट टेक फॉर एग्जांपल 4. So we note down the reading on main scale. We note down the reading on main scale. So pitch is calculated by the formula total distance moved on main scale upon total number of complete rotation. जितना भी मेन स्केल में रीडिंग शो कर रहा है वो हम नोट करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना भी काउंटिंग लग रही है, दैट वी विल कैलकुलेट। आफ्टर कैलकुलेटिंग पेज, द नेक्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट. Least count formula is pitch divided by total number of division in circular scale. Pitch is calculated. After calculating pitch, we will calculate least count is equal to pitch upon total number of division in circular scale. Now, if the reference lines
if the reference line is coinciding exactly 0, सर्कुलर स्केल के 0 से कोइंसाइड हो रहा है आपका रेफरेंस लाइन, then there is no zero error. क्लियर? वन देखिए, आप ये देखिए, जीरो को देखिए, जीरो जो है आपका ये रेफरेंस लाइन जो है, ये रेफरेंस लाइन से मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है उसके जीरो से आप एग्जैक्टली देखिए ये कोइंसाइड हो रहा है, तब यहाँ पे आपका जीरो एरर रहेगा. लेकिन अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे अगर जीरो चला जाता है तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे एरर है. अगर जितने डिविजन्स नीचे जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. अगर इस केस में यहाँ 3 डिवीजन जा रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, यहाँ पे 3 डिविजन ऊपर जा रहा है देन नेगेटिव जीरो एरर हो गया. सो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करेंगे. ये डिपेंड है हमारे रेफरेंस लाइन पे और सर्कुलर स्केल डिवीजन के रीडिंग के ऊपर. रेफरेंस लाइन ऑन द मेन स्केल एंड द रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ for measurement of diameter of a given wire or thickness of a sheet, the formula used is observed diameter or thickness is equal to n into pitch plus small n into least count. Capital N आपका क्या है? Division of main scale. Small n is division of circular scale. Okay. Now we will clear with the example. When the screw of a micrometer screw gauge is given 6 complete rotation. एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज था जो कंप्लीट 1 रोटेशन में कितने दे रहा था? 6 कंप्लीट रोटेशन. द स्क्रू इज मूविंग 3 मिलीमीटर. इफ सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल की रीडिंग दिखा रही है 50 डिवीजन. हमें फाइंड करना है पिच एंड लीस्ट काउंट. पिच का फॉर्मूला डिस्टेंस मूव ऑन अ लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन. अब डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? टोटल स्क्रू 3 मिलीमीटर and rotation कितने हैं? टोटल 6. so 3 millimeter upon 6 is equal to 0.5 mm. next, least count formula is pitch upon number of division of circular scale. pitch हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.5 mm. number of division क्वेश्चन में दिया है 50. we will get the answer 0.1 mm. now second question, the pitch of screw gauge is 1 millimeter and there are 100 division on the circular scale. अब रीडिंग हमारे स्क्रू गॉज में जो है पिच की वैल्यू दी हुई है 1 मिलीमीटर एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100 डिवीजन. व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर, हमें किसका निकालना है? डायमीटर निकालना है. एक थिक वायर है. द पिच स्केल रीड 1 mm एंड 63rd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर. जो पहले गिवन है वो हम लिख लेंगे. पिच 1 मिलीमीटर, capital N, number of division of circular scale it is 100 given in the question. Formula of least count is pitch upon N, 1 mm upon 100 that is equal to 0.01 mm. Diameter, pitch reading plus N into least count. Pitch reading question में given है 1 mm. Small n it is given in the question 63rd division on circular scale and least count हमने निकाला 0.01. so we are getting 1.63 mm. now these two questions are assignment for you. A screw has a pitch of 0.1 centimeter. What should be the number of division on its head scale so that it can read correctly up to 0.02 centimeter? Second, the pitch of screw gauge is 0.5 millimeter and there are 50 division on its circular scale. Find its least count. While measuring the diameter of a small steel ball, the main scale reading is 2.5 mm and 25th division of the circular scale is just on the reference line. What is the diameter of the steel ball? Thank you. Hello students. Now the next part of chapter 1 is about simple pendulum. अब सिंपल पेंडुलम का यूज किस लिए किया जाता है? हम लोग क्यों पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम? फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल वी कैन यूज एनी प्रोसेस विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. आप लोगों ने देखा है वॉल क्लॉक हो गया, वॉल क्लॉक होती है जिसमें पेंडुलम लगा होता है. तो वो पेंडुलम क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है. पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. ओके, सो द सिंपल पेंडुलम इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. दिस इज द रिजिड सपोर्ट. एक रिजिड सपोर्ट से आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो आपका थ्रेड का हो सकता है. क्लियर, स्ट्रिंग अटैच हो जाएगी और उसके साथ मेटल बॉब और मेटल बॉब इज अटैच टू अ स्ट्रिंग. अब आप देखिए, it is an infinite point mass suspended by a massless
extensible string from a rigid support and capable of oscillation about its mean position. आप देखिए कोई भी चीज है, जैसे आप स्विंग करते हैं तो स्विंग में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन. पहले एक बार आप बैक जाते हैं, बैक से जब आप पुश करते हैं तो फिर वो स्विंग जो है आपका मूव करना शुरू हो जाता है. सेम वही सिचुएशन आपके पेंडुलम में भी है. व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ए ऑन वन साइड एंड देन रिलीज्ड विद अ डेफिनेट टाइम पीरियड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मेटल बॉब है ये अभी मीन पोजीशन में था. यहाँ से जब आपने यहाँ ले जाके इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ले जाके आपने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, आपका जो बॉब है वो बी पोजीशन से वापस ए में आएगा, ए से सी में, देन सी टू ए. सो व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए टू सी एंड फाइनली सी टू ए, मीन पोजीशन से शुरू होके पूरा वो सी तक दूसरे एंड पोजीशन तक जाके अगेन वो ओरिजिनल पोजीशन ए पे आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन इसने ट्रेवल किया. दिस बॉब इज कंप्लीटिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन. क्लियर. सो दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू अ सिंपल पेंडुलम. फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, देन ए टू सी एंड फाइनली सी टू ए. It completes one complete rotation. Now the second part is length of pendulum. Length, जो भी आपका string है, string जो भी आपका हो रहा है, that is the length. String जो आपका attach है bob से, metal bob से, वो आपकी length of a string हो गई. Clear? Now the next one is amplitude. The distance from A to B, the maximum distance from A to B, either A to B और A to C. तो आपका जो distance AB हो या AC हो, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड. दिस इज द एम्पलीट्यूड. फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन, जो पूरा कंप्लीट आपका मीन पोजीशन से शुरू होके ट्रेवल करके मीन पोजीशन तक आएगा, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा. लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, जो आपका रिजिड सपोर्ट से लेंथ जो स्ट्रिंग की थी, जो थ्रेड की लेंथ थी, वो लेंथ हो गई आपकी पेंडुलम की लेंथ. देन एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू a one extreme position on either side, either it is on B or on C. So the distance AB and AC is called the amplitude. Next is time period. अब एक complete rotation move करने के लिए जितना भी time लग रहा है, that is the time period which is calculated with the help of stopwatch, which is calculated with the help of stopwatch. And after this, finally frequency. Frequency is number of oscillation per unit time. Number of oscillation per unit time we calculate with the help of a formula F equal to 1 upon T. F is frequency, T is time period. Clear? Now there are some laws of simple pendulum. The first law is the oscillation period is independent of mass, shape, size and material of pendulum. It is independent of mass, the shape, the size and the material of a pendulum. Second, time period is independent of its oscillation and amplitude, and it is also independent of oscillation amplitude. But time period is directly proportional to square root of length of the pendulum. It is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. So from third and fourth law, we are seeing that the time period is directly proportional to the length of the pendulum and inversely proportional to the square root of the acceleration due to gravity. और जब आपकी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो इक्वल आता है, और जो कांस्टेंट है वो आपका है 2 पाई, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज 3.14 और 22/7 √L/G. So this formula is used for calculating the time period of a simple pendulum. Thank you, students.